Hello students, good afternoon. Today we will discuss about black body radiation and photoelectric effect. इससे पहले जो थ्योरी दी गई थी, कल आपको बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उस थ्योरी में कुछ कमियां थी। अब क्या क्या कमियां थी पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताएंगे। तो वो एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तीसरा, it could not explain variation of heat capacity of solid, variation of heat capacity of solids with work function। तो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सब को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ये इसमें कमियां थी। तो ये दो शब्द आए नए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? वैसे तो नाम से द रेडिएशन इमिटेड बाय हीटिंग ए ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी को हीट करने पर जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्या है? विच कैन अब्जॉर्ब और इमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व कर सके और इमिट कर सके, छोड़ दे या ऑब्जॉर्व कर ले। परफेक्ट ऑब्जॉर्वर और रेडिएटर ऑफ द एनर्जी। परफेक्ट ऑब्जॉर्वर कह सकते हो, परफेक्ट ऑब्जॉर्वर और रेडिएटर, रेडिएटर ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का परफेक्ट ऑब्जॉर्वर और रेडिएटर छोड़ दे, जो वो ब्लैक बॉडी होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? इफ ए सबस्टांस बीइंग हीटेड इज ब्लैक बॉडी, the radiation emitted are called black body radiation। कह रहा मान ले कोई सब्सटेंस है जिसको हीट कर रहे हैं वो ब्लैक बॉडी है, तो उससे निकलने वाले जो रेडिएशन होंगे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कह रही है कि भाई रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली निकलते हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशंस are emitted from any source of energy। लगातार रेडिएशन निकलते हैं, इसका मतलब एनर्जी इज इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। मतलब जो एनर्जी है
वो या इमिटेड होती है और अब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट और अब्जॉर्ब हो रही है। और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के, और एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो एनर्जी इमिटेड। इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। लेकिन इंडिपेंडेंट होती है एनर्जी। क्या? एनर्जी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार यही हुआ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ इन चीजों का कि अभी जो भी रेडिएशन वहां निकलेंगे वो वही फ्रीक्वेंसी और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वेवलेंथ का। तो इसका मतलब जो भी रेडिएशन निकलते हैं वो सेम कलर के होंगे, क्योंकि डिफरेंट कलर के होंगे तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का फर्क पड़ेगा। तो सेम कलर रेडिएशन होंगे जब किसी बॉडी को हीट करेंगे तो। लेकिन भाई जैसे मान ले किसी लोहे की वस्तु को गर्म करें तो उससे रेडिएशन निकलेंगे, तो रेडिएशन निकलेंगे तो वो सारे शुरू से लेकर एंड तक एक ही कलर रेडिएशन रहना चाहिए, उस लोहे की वस्तु का कलर एक ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम जब उस लोहे की वस्तु को गर्म करते हैं, देखा हो कभी, तो पहले वो रेड हो जाती है, फिर व्हाइट होता है, फिर ब्लू कलर हो जाता है। देखो पहले रेड होगा, फिर व्हाइट हो जाएगा, फिर ब्लू कलर आ जाएगा। मतलब गर्म करते जाए लोहे को, लाल कलर तो ये तरह सबको पता है, देखा। लेकिन और आगे गर्म करते रहे तो व्हाइट हो जाएगा, और गर्म करते रहे तो ब्लू कलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन निकलते हैं वो रेडिएशन डिफरेंट कलर के हैं, और डिफरेंट कलर के रेडिएशन है तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन आ रहे हैं, और इंटेंसिटी के साथ अलग अलग टेम्परेचर पे वेवलेंथ का वेरिएशन देखा। ये T1 टेम्परेचर पे था, ये T2 टेम्परेचर पर था। T2 टेम्परेचर इज मोर देन T1। जब ये देखा तो क्या मिला कि इंटेंसिटी बढ़ने पर वेवलेंथ एक निश्चित वहां तक बढ़ती है वेवलेंथ, उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है वेवलेंथ, डिक्रीजिंग। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीज और डिक्रीज विद वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी घटती या बढ़ती है, इंटेंसिटी रेडिएशन की। रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखो ये इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, यहां तक लगातार बढ़ रही थी, यहां मैक्सिमम हो गई, यहां घटनी शुरू होगी। मतलब रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करे, वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेडिएशन है जो निकल रहे हैं वो वेवलेंथ के
पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंट फॉर्म में है। तो पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लीजिए कोई मेटल का सरफेस है, और इस पे ये कोई सर्टेन रेडिएशन आ रहे हैं, इसके ऊपर लाइट आ रही है, फॉल हो रही है। भाई शुरुआत में इसकी मान ले 10, 8 जो भी थी, 10, 20, 100, एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, इतनी फ्रीक्वेंसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ। फिर बढ़ा दी, 50 कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर 500 हर्ट्ज कर दी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए मेटल के सरफेस से। ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है, ejection of the electron from the surface of metals when radiations of certain minimum frequency fall on it। मेटल के सरफेस से रेडिएशन निकलना कब? जब इसके ऊपर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फॉल होते हैं। ये जो फिनोमेनन है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। जब मेटल के सरफेस के ऊपर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन गिरते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रेडिएशन का निकलना मेटल के सरफेस से, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, कब निकलेंगे ऐसा नहीं है हर फ्रीक्वेंसी से निकल जाएंगे कि मान 10 हर्ट्ज से निकल गए, 20 से निकल गए, 50 से भी, मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से निकलेंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject the electrons। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो है कम से कम फ्रीक्वेंसी। और जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी required to eject the electrons from the surface of metal is called work function।
जो कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। The velocity of the electron depend upon the frequency of incident radiation. जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल के सरफेस से, इनकी जो वेलोसिटी है वो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडियस। तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब ज्योति तीव्रता, मतलब चमक कितनी है, तेजी कितनी, कितनी तेज रेडिएशन है वो। तो ये थे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो अबव ऑब्जर्वेशन थे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो रेडिएशन थे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो पॉइंट थे वो कंटिन्यूअस थे। लेकिन यहां देखने को क्या लग रहा है कि हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, हर सरफेस से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जो एनर्जी, जो रेडिएशन निकलते हैं वो कंटिन्यूअसली डिसकंटिन्यूअसली होते हैं। यदि कंटिन्यू रेडिएशन निकलते तो कोई भी हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब तो प्लैंक्स को ने अपनी थ्योरी दी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1905 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसी को एक्सटेंड किया 1905 में आइंस्टीन ने। क्या बताया उन्होंने? प्लैंक ने दी थी थ्योरी 1900 में, और 1905 में इसी को एक्सटेंड किया आइंस्टीन ने। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कह रही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? द रेडियंट एनर्जी इज इमिटेड अब्सॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। जो रेडियंट एनर्जी है एमिटेड होती है और जो अब्जॉर्ब होती है इज डिसकंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली नहीं, डिसकंटिन्यूअसली है, डिसकंटिन्यूअसली। दैट इज in the form of small energy packets called quanta। जो रेडिएशन एनर्जी है वो क्वांटा के रूप में है।
किसके रूप में है? क्वांटा के रूप में। जैसे मान ले यहां से रे निकल रहे हैं, एक बार एक क्वांटा निकल गया, एक क्वांटम, फिर ऐसे लगातार रेडिएशन निकलते रहेंगे, फिर कुछ क्वांटम, अगला क्वांटम निकल जाएगा, फिर अगला क्वांटम। वो रेडिएशन पे डिपेंड है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कैसे है उसके अकॉर्डिंग। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो क्वांटम की एनर्जी है वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ द क्वांटम। एनर्जी ऑफ क्वांटम, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन उसमें फॉल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उससे एनर्जी निकलेगी, क्वांटम निकलेंगे। इसको हमने एच लगा दिया। एच क्या है? कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है 6.626 into 10 to power 34 जूल। ये बस जूल सेकंड, -34 जूल सेकंड। ये इसकी, या फिर अर्थ में देखें, अर्थ सेकंड में तो 27 हो जाएगा माइनस का, इतना करके 6.626 into 10 to power 20 अर्थ सेकंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो ये तो एक क्वांटम की होगी। यदि एन क्वांटा हो तो एन क्वांटा क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये किसकी एनर्जी है? एन क्वांटा की है। तो ये तो एक क्वांटा की आ गई, एक से यदि क्वांटा हो तो ये आ जाएगी। एन क्या? नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा। तो ये थ्योरी दी प्लैंक्स ने। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको कर लेना, समझ लेना, ध्यान से याद कर लेना। धन्यवाद।